हाँ, तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम फिर पूर्व की भांति एक नए वीडियो के साथ आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, इन दिनों हम 10th क्लास के फिजिक्स के प्रथम अध्याय प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बातों के बारे में देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पिछले वीडियो को 1 मिनट के लिए याद करें और फिर आगे पढ़ें। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि दर्पण 3 प्रकार के आपको बताए गए थे। एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में प्रकाश डालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला शब्द है द्वारक, उसके बाद पढ़ेंगे ध्रुव, उसके बाद पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, उसके बाद वक्रता त्रिज्या, उसके बाद मुख्य अक्ष और उसके बाद फोकस या मुख्य फोकस। ध्यान से इन मुख्य बिंदुओं को देखें। द्वारक कोई बड़ी बात नहीं है। दर्पण के परावर्तक सतह की लंबाई को, कितना बड़ा दर्पण है, यह एक छोटा सा दर्पण है तो कहेंगे द्वारक छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है तो द्वारक बड़ा है। यानी दर्पण के परावर्तक सतह की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। कोई नई बात नहीं हुई। अब है ध्रुव। इस वक्रता को गौर से देखिए। इसके ठीक बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहां से इस द्वारक के दोनों छोरों की दूरी समान होगी, अर्थात द्वारक का जो मध्य बिंदु है उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी किसी दर्पण, ये आप द्वारक और ध्रुव, इसका प्रयोग आप किसी दर्पण के लिए कर सकते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह की लंबाई समतल में भी काम देगी, अवतल में भी, उत्तल में भी। यहाँ पर द्वारक mm डैश, यहाँ भी द्वारक mm डैश, यहाँ भी द्वारक mm डैश, ये ध्रुव हो गया। इसी तरह अगर हम उत्तल दर्पण में चलें तो इस द्वारक का जो ये मध्य बिंदु होगा इसको हम P से सूचित करेंगे। चूंकि अंग्रेजी पोल होता है तो P से सूचित करेंगे, इसको ध्रुव समझेंगे। तो ध्रुव क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो मान लीजिए आपको, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, कि आप अवतल या उत्तल कोई भी दर्पण बनाए थे तो वह जरूर एक गोले का ही एक भाग था। तो इसी गोले का ये दायां भाग, जिसको हमने बाहर से रजतित कर दिया था तो अवतल दर्पण बना था, और अंदर से रजतित कर दिया था तो उत्तल दर्पण बना था। तो ये दोनों दर्पण जो हैं वो एक गोले का ही अलग अलग हिस्से हैं। तो इस गोले का कहीं न कहीं एक केंद्र होगा। आप मैथ में भी पढ़ते होंगे, केंद्र से सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो यहाँ हमको रेडियस नहीं देखना है, वो बाद की बात है। अभी हम ये देखते हैं केंद्र। तो कोई गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो आइए, इधर से जो हमने काट के बनाया था अवतल, तो उसका केंद्र आ गया इधर। और अगर उत्तल की बात करते हैं तो इसका केंद्र आ गया इधर, यानी दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ तो बाईं तरफ। इस तरह से हमने दोनों प्रकार के गोलीय दर्पणों का केंद्र पता किया और इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अंग्रेजी होता है
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए हम इसको C से डिनोट करेंगे। वक्रता केंद्र के लिए परिभाषा एक बार और याद कीजिए। कोई गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल जिस पूर्ण गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र के लिए अब वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। जैसे गोला में आप पढ़े थे सेंटर से सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं, तो उसी को यहाँ कहिए दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम R से सूचित करेंगे, यानी PC इजकल टू R। चूंकि यह एक दूरी होती है, इसलिए हम CP या PC को स्मॉल लेटर R से डिनोट करेंगे। कैपिटल R भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटल लेटर एक बिंदु का सूचक होता है और स्मॉल लेटर एक डिस्टेंस को सूचित करता है। तो अगर किसी प्रकाशन की किताब में कैपिटल R भी लिखा हुआ मिले तो घबराना नहीं है। वैसे परिपाटी है किसी भी दूरी को स्मॉल लेटर से डिनोट करना, जैसे कि आप ट्रायंगल में करते होंगे, कैपिटल लेटर से पॉइंट को दर्शाते हैं और स्मॉल लेटर से आप डिस्टेंस को दर्शाते हैं। वही बात है, कोई ज़्यादा यहाँ पर टेंशन की बात नहीं। तो आपका वक्रता त्रिज्या कंप्लीट होगी। अब आइए मुख्य अक्ष। अब यहाँ ध्यान से देखिए, P से C एक फिक्स डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है, और अगर हम इन्हीं बिंदुओं, दोनों बिंदुओं की सहायता से एक रेखा की कल्पना कर लें तो उसी को हम मुख्य अक्ष कह देंगे। फिक्स डिस्टेंस है तो वक्रता त्रिज्या है, लेंथ इनफाइनाइट है तो उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। परिभाषा की दृष्टि से वह सरल रेखा जो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए खींची जा सकती है। और भी छोटा कीजिए, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे आपके समझ में आए, दोनों बिंदुओं से होकर चूंकि आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, या दोनों से गुजरने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा, जैसा कहिए, इसका ये फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आगे के पढ़ाई में आपको बार बार ये बातें नहीं बताई जाएंगी। जब वही चर्चा होगी वक्रता केंद्र कि तुरंत आपके दिमाग में ये फिगर आ जाना चाहिए, ये C दिखना चाहिए, P दिखना चाहिए, R दिखना चाहिए, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ये इमेजिंग आपके दिमाग में होते रहना चाहिए। पिछली बातों को पढ़ने से और उसको दिमाग में ध्यान में रखने से आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है। इसलिए इन बातों को फिर दोबारा तो डिटेल से बताया नहीं जाएगा। तो याद रखिए, जितने भी ये मुख्य पॉइंट्स आए हैं उनको आप ध्यान में रखिए, ये फिगर ध्यान में रखिए, कहाँ पर कौन बिंदु होता है, ये सब बातें भी ध्यान में रहनी चाहिए। तो मुख्य अक्ष तक आप समझ गए। अब आइए हम फोकस के बारे में समझते हैं। फोकस को ही कहीं कहीं मुख्य फोकस भी बोला जाता है, इसलिए इसमें घबराना नहीं है, हम लोग फोकस ही समझेंगे। ध्यान दीजिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और चूंकि यह एक सरल रेखा है, हम इसको आगे पीछे कहीं भी बढ़ा सकते हैं। फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या बोले?
मुख्य अक्ष के समांतर, यहां भी देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो आइए परावर्तित कराते हैं। पहली किरण परावर्तित हुई, दूसरी किरण परावर्तित हुई, तीसरी किरण, चौथी किरण। ये चारों किरणें परावर्तन के बाद हमारे मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है, हम इसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में भी देखें, ये पहली किरण परावर्तित हो गई, इसको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाइए। ये ऐसे परावर्तित हो गई, पीछे बढ़ाइए। ये ऐसे परावर्तित हो गई, काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाइए। ये ऐसे परावर्तित हो गई, पीछे बढ़ाइए। अब क्या देखते हैं, यहाँ भी परावर्तन के बाद ये समांतर प्रकाश किरणें काल्पनिक रूप से मुख्य अक्ष के F बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ वास्तविक घटना घट रही है, यहाँ आभासी। इसलिए हम कहेंगे अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और यहाँ आभासी होता है। इस तरह आप फोकस की परिभाषा याद रखिए। फिगर आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, जब भी फोकस की बात होगी तो तुरंत आपके दिमाग में ये फिगर बैठ जाना चाहिए। तो इस तरह आप F समझ गए, मुख्य फोकस समझ गए। अब एक शब्द और बचता है, फोकस दूरी या फोकसांतर या कहीं कहीं नाभ्यांतर लिखा हुआ मिल सकता है। फोकल लेंथ कुछ नहीं है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस या फोकस की दूरी को, यानी PF, हम इस PF को ही फोकस दूरी कहते हैं। और चूंकि यह भी एक दूरी है तो इसको स्मॉल f से हम सूचित करेंगे, यानी F से P तक, स्मॉल f। इस तरह से हमने दर्पण से जुड़ी हुई कुछ जो मुख्य बातें थी उनको देख लिया है। आगे की पढ़ाई में हमें ये सारे पॉइंट्स मदद करेंगे और इनकी सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आपको एक थ्योरम पढ़ना होगा, F = R/2, यानी फोकस दूरी, ये दूरी जो है, अगर यहाँ पर वक्रता केंद्र था तो इस दूरी की आधी होती है, जिसे हम फिर अगले वीडियो में आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। तब तक आज के वीडियो को यहीं विराम दे रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसी तरह हम आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर होते रहेंगे। अगर आप संतुष्ट हो रहे हैं तो हमें ज़रूर अपना सुझाव कमेंट के द्वारा देते रहें और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करें, शेयर करें। धन्यवाद।